नमस्कार। खबर गर्मा गर्म के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। सबसे पहले खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके के आईटीसी रोड पर ट्रैक्टर और डीसीएम की टक्कर हुई। इस हादसे में डीसीएम को बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही डीसीएम चालक अंदर ही फंस गया। आपको दो तस्वीरें अभी दिखाएंगे हम, जिन दो तस्वीरों के जरिए ये दो तस्वीर आप देखिए कि पहली तस्वीर में आप देखिए एक तरफ से ट्रैक्टर दिख रहा है, उससे सटा हुआ डीसीएम दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर आपको विचलित कर सकती है क्योंकि इस हादसे में ट्रक के सामने वाले पोर्शन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और ट्रक चालक को निकलने तक का मौका नहीं मिला क्योंकि ट्रक के अगले पोर्शन में ठोकर लगने से ट्रक चालक फंस गया अंदर ही। और गनीमत रही कि लोगों की मदद से उसको बाद में बाहर निकाला गया और बाद में उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, हादसे की दो तस्वीरें। और अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर गंगा और रामगंगा में लगातार पानी बढ़ने से 190 गांव में पानी भर गया है, जबकि 50 गांव को सीधा संपर्क शहर से कट गया। लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि शहर से गुजरने वाली सड़क पर भी पानी भर गया है। फिलहाल जो लोग सड़क पर हर दिन चलते हैं वो जान जोखिम में डालकर सड़क से निकलते दिखाई दे रहे हैं। ये तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। गंगा खतरे से ऊपर है, बाढ़ की चपेट में गांव है, सड़क पर पानी भरा हुआ है, लेकिन इस बाढ़ से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि किसानों की धान की फसल, आलू के साथ कई फसलें बर्बाद हो गई हैं। 3-4 फीट पानी चल रहा है। हाँ, वाहन निकलते पानी में दिक्कत होती है आने जाने में और वो हालात बहुत खराब हो रहे हैं। फसल बर्बाद हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई। यहाँ कौन कौन सी फसल बर्बाद फसल में जो है धान है और उस गन्ना है, आलू बुआई से वो सब बिल्कुल जो बर्बाद हो गई है। कि फर्रुखाबाद में बदायूं रोड जो है, जो कि फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली को कनेक्ट करता है, उस पर तकरीबन 5 से 6 फीट पानी भर रहा है। हालात आपको दिखा देते हैं कि पानी की ये पूरी पोजीशन है कि यहाँ पर जो है ये पूरा जो है बदायूं हाईवे है जो कि पूरी तरीके से पानी से भर गया है और यहाँ पर जो है सैकड़ों वाहन जो है वो अपना जान जोखिम में डालकर निकलते हैं। लोग जो हैं यहाँ पर निकलने को मजबूर हैं क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तकरीबन 5 से 6 फुट पानी चलने के बाद में ग्रामीणों की अगर बात करी जाए तो तकरीबन 150 से अधिक ऐसे गांव हैं जो कि जिला मुख्यालय से जिनका संपर्क कट गया है और ग्रामीण बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सूर्या वाजपेयी, न्यूज़ 18, फर्रुखाबाद। और आइए अब आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर गंगा और रामगंगा में बढ़ते पानी की है। तस्वीरों में दिख रहा है कि गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि दूसरी तस्वीर बाढ़ से लगातार होती तबाही की आप देखेंगे। तस्वीरों में देखिए किस तरह से तेजी से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आसपास के गांवों को सीधे अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे गांव वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर अक्टूबर महीने में पहली बार गंगा का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नरोना बांध से लगातार छोड़ा जा पानी कानपुर के लिए आफत बन गया है। यहां पर जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। आज बीजेपी के 4 नए एमएलसी शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। विधानसभा के टंडन हॉल में यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 4 नए एमएलसी आज सुबह 10:30 बजे शपथ लेंगे। चलिए अब आपको उन लोगों के नाम बताते हैं जो आज शपथ लेने वाले हैं। उनमें कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद शामिल हैं, जिन्होंने हाल में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। दूसरा नाम निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद हैं, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौथा नाम गोपाल अंजान है। ये सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एमएलसी की शपथ लेंगे, क्योंकि इन सभी को बीजेपी ने विधान परिषद भेजने का फैसला लिया है। तीन और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई हैं। मतलब रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज सरकारी बैंकों के सखा सहायक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी, जबकि जालौन में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री बने जितेंद्र प्रसाद शामिल होंगे। और तीसरा कार्यक्रम निषाद पार्टी का है, जो आज बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है।
वो गोरखपुर में सम्मान समारोह करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2022 विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार लोगों के बीच सक्रिय हो रही है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना काल में दर्ज महामारी एक्ट के तहत 3 लाख से ज्यादा केसों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना नियम तोड़ने और लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में दर्ज केस वापस लेने का आदेश दिया है। कुछ अन्य कम गंभीर धाराओं के तहत दर्ज केस भी वापस लेने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हमारी सरकार ने पिछले 4.5 साल में सबसे ज्यादा काम किया है, जिसको जनता जनार्दन का प्यार भी मिला है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में होने वाले चुनाव में हमारी सरकार को फिर जनता सेवा का मौका देगी। लेकिन इस मौके पर विपक्ष पर उन्होंने जोरदार हमला बोला और उनका जवाब भी दिया। पिछले 5 साल से एक बात लगातार दोहरा रहे कि सारा काम उनकी सरकार ने किया, आप सिर्फ फीता काट रहे हैं। देखिए, जनता ने अगर उनको इसी लायक समझा होता तो फीता काटने लायक भी रहते। जनता ने इस लायक समझा ही नहीं, इसलिए उनको पहले ही सत्ता से बेदखल किया है। दूसरा, हर व्यक्ति जानता है कि विकास का कार्य सही मायने में कौन किया है, कौन कर रहा है। आप किसी भी योजना को देखें ना, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बनी थी। आगरा नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। एयर कनेक्टिविटी 2017 तक यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर आगरा में कभी कभी फ्लाइट आती थी। इन सभी में उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 25 गंतव्य स्थलों से यूपी जुड़ा हुआ था। आज हम 75 से अधिक गंतव्य स्थलों से जुड़े हैं पिछले 4.5 वर्ष के दौरान। एक लक्ष्य है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार भी कर रही है उसमें काम, वो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने की। उसके बारे में विपक्ष का ये कहना है कि ये सब कागज़ पर है, कहीं कहीं जो है भवन बन गया है, लेकिन सवाल ये है कि फैकल्टी कहाँ से आएगी, पढ़ाने वाले कहाँ से आएंगे। तो ये केवल चुनावी प्रचार के लिए कहा जा रहा है और काम इसमें कुछ न हुआ है न हो पाएगा। देखिए, जिन लोगों ने कभी काम किया ही नहीं, जिनका कार्य की कोई संस्कृति नहीं थी, तो वे लोग इस प्रकार का वक्तव्य कहेंगे। देखिए, लोग तो अब चुनावी कुकुरमुत्तों की तरह इस समय थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं। 1.5 वर्ष में तो इनका कहीं अता पता ही नहीं था। उत्तर प्रदेश में 1900 हाँ, मैं कह रहा हूं ना, मार्च 2020 से लेकर के और सितंबर 2021 तक, इन 1.5 वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल का, बीजेपी के अलावा किसी भी राजनीतिक दल का कहीं कोई वजूद नहीं था, कोई कहीं निकलता नहीं था जी। लखीमपुर खीरी को लेकर कहा जाता है कि सरकार कुछ लोगों को बचाने का काम कर रही है। देखिए, सरकार किसी को नहीं बचा रही है। देखिए, सरकार के पास किसी भी अपराध के लिए जब भी प्रमाण होंगे, सरकार उसमें कठोरतापूर्वक कार्य करेगी। और लखीमपुर खीरी के कार्य मामले की तो माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें कहने की आवश्यकता महसूस होगी। सरकार ने जो भी नियम संगत कार्रवाई हो सकती थी उसके अनुसार कार्रवाई की है और आगे भी जो भी 8 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार होंगे, सरकार उसमें कार्रवाई करेगी। 2017 में अखिलेश यादव के सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका लाभ भाजपा को मिला था। अब बारी आपके खिलाफ या आपकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की है। विपक्ष को इसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन निर्णायक होती है और मुझे नहीं लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्योंकि परिवर्तन जनता को बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रदेश के अंदर जो आमूल चूल
परिवर्तन हुआ है देखने में, प्रदेश के परसेप्शन को लेकर के, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को कम करने को लेकर के, और प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को लेकर के। ये सब अभूतपूर्व है, हर व्यक्ति इसको स्वीकार करता है। आप पर एक आरोप लगता है, और बहुत पहले से, मुख्यमंत्री बनने से पहले से, कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आपने विधानसभा में कहा कि मैं ईद नहीं मनाता। तो इन सब मुद्दों को लेकर ये कहा जाता है कि चुनाव के समय धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए आपका दूसरे राज्यों में भी पार्टी इस्तेमाल करती है। देखिए, पार्टी इस्तेमाल नहीं करती है। पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं पार्टी के सहयोग के लिए अन्य जगह पे भी जाऊं। देखिए, मेरी आस्था मेरे साथ में है। मैं जबरन पाखंड क्यों करूं? जो मेरी आस्था होगी मैं वही तो लूंगा। देखिए, मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो चोरी छिपे टीका लगाते हों, चोटी रखते हों, और फिर जाकर के किसी एक सम्मेलन में जाकर के गोल टोपी लगा करके लोगों को भरमाने का काम भी करते हो। नहीं, मैं टीका लगाऊंगा तो टीका ही लगाऊंगा, रक्षा सूत्र बांधूंगा तो रक्षा सूत्र ही बांधूंगा। गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। मुझे जो करना है, मेरी आस्था राम में है, तो मैं मंदिर ही जाऊंगा, अनावश्यक रूप से दूसरे को भ्रम में नहीं रखूंगा। और मेरा भी यह मानना है कि आपकी जो आस्था है, हर व्यक्ति अपनी आस्था का पालन करे और दूसरों की आस्था का सम्मान करे। आज उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव मऊ में एक साथ देखने वाले हैं। इस दौरान दोनों पार्टियां औपचारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान करेंगी, जबकि दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में असदुद्दीन ओवैसी रैली करेंगे और मथुरा में आरएलडी के जयंत चौधरी भी रैली करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने मोहम्मद रिजवान के मैच के दौरान नमाज अदा करने का वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में वकार यूनुस ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर कहा कि रिजवान ने मैच के दौरान हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी है, नमाज मेरे लिए बेहद खास थी। यूनुस ने इस टिप्पणी पर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।